स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार स्टेट पेपर 2 2023 के पेपर का हल। 2023 के पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सभी प्रश्न वन लाइनर हैं। जो पहला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी को सर्वोत्तम राष्ट्रभाषा के रूप में किसने मान्यता दिया? ये प्रश्न पूछा गया था। महात्मा गांधी ने हिंदी को सर्वोत्तम राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिया। अधिकतर प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, विगत वर्षों के जो प्रश्न होते हैं वह आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त की नायिका कौन है? तो चंद्रगुप्त की नायिका कार्नेलिया है। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है, आप सभी को पता है, और यह नाटक 1931 ईस्वी में लिखा गया है। इस नाटक में कुल 44 दृश्य हैं, 4 अंक हैं, और इस नाटक के जो पुरुष पात्र हैं चाणक्य हैं, जिनका उपनाम है विष्णुगुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त, वररुचि, सक्टार, ये सभी पुरुष पात्र हैं। नारी पात्रों की बात की जाए तो इसमें कार्नेलिया है, कल्याणी है, मालविका है, एलिस है, सुहासिनी है, ये सभी नारी पात्र हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अलंकार के कितने प्रकार हैं? तो अलंकार के 3 प्रकार हैं, शब्दा, अर्था और उभया। ये 3 प्रकार हैं अलंकार के। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन है? तो हिंदी की प्रथम पत्रिका है उदंत मार्तंड। इसका प्रकाशन वर्ष है 1826 ईस्वी, कलकत्ता से, और इसके संपादक हैं बाबू जुगल किशोर। अगला प्रश्न पूछा गया था, आचरण की सभ्यता सदा कैसी रहती है? आचरण की सभ्यता, ये सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। इसमें पूछा गया है आचरण की सभ्यता सदा कैसी रहती है, तो ये मौन रहती है। सरदार पूर्ण सिंह का ये निबंध है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मिलन, पथिक, स्वप्न, खंडकाव्य के रचनाकार कौन है? मिलन, पथिक, स्वप्न, खंडकाव्य के रचनाकार है रामनरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास के संदर्भ में पूछा गया है, होरी की पत्नी कौन है? तो होरी की पत्नी धनिया है। होरी इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है, जिसे आप नायक भी कह सकते हैं। गोदान जो है कृषक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, ये जिसका रचना वर्ष है 1936 ईस्वी। और गोदान उपन्यास में 2 गांवों का वर्णन किया गया है, सेमरी और बेलारी। तो होरी जो है यह बेलारी गांव का है, और होरी के पुत्र का नाम है गोबर। भाई जो है हीरा और शोभा, ये होरी के भाई हैं। अगला प्रश्न है, कलम के मजदूर के रचनाकार कौन है? तो कलम के मजदूर के रचनाकार हैं मदन गोपाल। कलम के सिपाही की बात की जाए तो यह अमृत राय का है। इन 2 प्रश्नों में से आप कंफ्यूज मत होइएगा, कलम के मजदूर और कलम के सिपाही। मजदूर जहां पर आ जाए वहां मदन गोपाल, और सिपाही अमृत राय। ये दोनों जो है प्रेमचंद को कहा जाता है, कलम के मजदूर और कलम के सिपाही। सरदार पूर्ण सिंह किस लिए विख्यात हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह जो है यह निबंध के लिए विख्यात हैं। इनके प्रमुख निबंध है आचरण की सभ्यता। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंधा युग के रचनाकार कौन है? अंधा युग ये धर्मवीर भारती का है। अंधा युग जो है ये गीत नाट्य है, यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में यह लगा हुआ है। अंधा युग धर्मवीर भारती का है। 1954 में यह नाटक लिखा गया था, और इसमें 5 अंक हैं। परीक्षा में पूछा गया है 5 अंक के नाम जो है, पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा है पशु का उदय, उसके बाद अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप, प्रभु की मृत्यु। ये अंधा युग नाटक के 5 अंक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, रीतकाल को कलाकाल किसने कहा? तो रीतकाल को कलाकाल कहने वाले हैं रामाशंकर शुक्ल रसाल। और अलंकृत काल किसने कहा, ये आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न पूछा गया था, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। महादेवी वर्मा की कल्पवास की स्मृति का वर्णन किसमें है? महादेवी वर्मा की कल्पवास की स्मृति का वर्णन किस रचना में है? तो उनकी रचना भक्तिन में है। जनरल लप्टन सिंह को किसने मारा? उसने कहा था, कहानी से संबंधित ये प्रश्न है, जनरल लप्टन सिंह को किसने मारा? तो लप्टन सिंह को लहना सिंह ने मारा। लप्टन सिंह जो है जर्मन के बेस में आता है, यह एक जर्मन रहता है और जर्मन की बेस में आता है लप्टन सिंह बन करके, जिसे लहना सिंह पहचान लेता है। उसने कहा था, कहानी जो है यह 1915 ईस्वी में लिखा गया था, और यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। इस कहानी को जो है फ्लैशबैक शैली के रूप में
माना जाता है। फ्लैशबैक शैली की ये प्रथम कहानी मानी जाती है, जिसे हिंदी में पूर्व दीप्ति भी कहा जाता है। इस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन भी कहा जाता है। परीक्षा देने से पहले आप कहानी को जरूर पढ़ के जाइएगा। जितने भी कहानी, नाटक, उपन्यास पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उन सभी को अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पाठ्यक्रम में जो भी लगा हुआ है, कहानी, नाटक, निबंध, कविताएं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का वर्णन अनुच्छेद 120 में है। अनुच्छेद 343 से 351 तक आप पढ़ लीजिएगा, इनसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। 343 में भारत संघ की राजभाषा हिंदी है, इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब में लेखक की क्या इच्छा है? गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुर का है। इसमें जो है लेखक की इच्छा है वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करने की, ये लेखक की इच्छा है। साहित्य अकादमी किसे दिया गया? तो जितने भी विकल्प दिए गए थे उन विकल्पों में से सही उत्तर हो जाएगा कलम का सिपाही। साहित्य अकादमी इस रचना पर दिया गया। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन जो है कानपुर से होता था। अगला प्रश्न है, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस कृति में संकलित है? यहाँ भक्तिन होगा, तो भक्तिन महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं इसी में संकलित है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया, और प्रथम इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार दाला लतियोर हिंदुई हिंदुस्तानी। इसके रचनाकार हैं गारसा दत्तासी। हिम किरीटनी और हिम तरंगिनी के रचनाकार कौन है? हिम किरीटनी और हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो संबंधवाचक सर्वनाम जो है। मंटो मेरा दुश्मन के रचनाकार कौन है? तो मंटो मेरा दुश्मन ये उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। गुलाब किसका प्रतीक है? गेहूं और गुलाब की बात हो रही है। गेहूं और गुलाब में गुलाब जो है विलासिता और गंदगी का प्रतीक है। विशाल भारत का प्रकाशन वर्ष क्या है? विशाल भारत का प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी, और इसका प्रकाशन स्थल है कलकत्ता, और इसके प्रथम संपादक हैं विशाल भारत के बनारसी दास चतुर्वेदी। पुरस्कार और पत्रिका को आप अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाएंगे। अगला प्रश्न है, लाहौर में प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन है? तो लाहौर में प्रकाशित होने वाली पत्रिका का नाम है ज्ञान प्रदायिनी। गोदान में किन 2 गांवों का वर्णन हुआ है? तो गोदान उपन्यास में सेमरी और बेलारी का वर्णन हुआ है। सेमरी राय साहब का गांव है, बेलारी जो है होरी का गांव है। अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? तो अशोक के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है अशोक के फूल, और इसका जो है रचना वर्ष है 1948 ईस्वी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। इसका रचना वर्ष है 1914 ईस्वी। भगजोगनी किस कहानी के पात्र हैं? तो भगजोगनी जो है कहानी का प्लॉट के पात्र हैं। कहानी का प्लॉट ये शिव पूजन सहाय का है, और इस कहानी में जो है भगजोगनी की जो पहली शादी होती है वह वृद्ध व्यक्ति से होती है, जिसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। उसके बाद जो भगजोगनी का दूसरा विवाह होता है, उसका पति जो होता है वह उसका सौतेला बेटा होता है। ये इस कहानी का मुख्य अंश है। भगजोगनी का जो दूसरा पति होता है वह उसका सौतेला बेटा होता है। खड़ग विलास प्रेस किस शहर में है? तो खड़ग विलास प्रेस जो है यह पटना में है। प्रत्ययों से बने शब्दों के कितने भेद हैं? तो प्रत्ययों से बने शब्दों के 2 भेद हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ के रचनाकार कौन है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद का है। फ्लैशबैक शैली पर आधारित प्रथम कहानी कौन सी है? इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, उसने कहा था। फ्लैशबैक शैली पर आधारित ये हिंदी की प्रथम कहानी है। फ्लैशबैक शैली जिसे हिंदी में पूर्व दीप्ति भी कहा जाता है। आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा? तो बीजोपन काल कहने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी।
द्विवेदी युग का नामकरण इन्हीं के नाम से पड़ा। अगला प्रश्न है मगध की राजकुमारी कौन है? तो मगध की राजकुमारी जो है कल्याणी है। कल्याणी चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक का नायक है चंद्रगुप्त। संतन को कहां सीकरी किसकी पंक्ति है? संतन को कहां सीकरी ये कुंभन दास की पंक्ति है। अकबर के बुलाने पर कुंभन दास ने यह पंक्ति कही है। चारणदास चोर किसकी कृति है? तो चारणदास चोर जो है हबीब तनवीर की कृति है। संपूर्ण साहित्य से भी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए पाठ्यक्रम के साथ साथ संपूर्ण साहित्य को भी पढ़ना अति आवश्यक है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के रचनाकार कौन है? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुबन राजे का है। ये चौथे सप्तक में शामिल कवित्री हैं। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, हिंदी का प्रारंभ संवत 1050 से किसने माना है? तो संवत 1050 से मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चंद्रगुप्त किस प्रकार का नाटक है? तो चंद्रगुप्त जो है ऐतिहासिक नाटक है। अर्थालंकार कौन है? तो विकल्प जितने भी विकल्प दिए गए थे उसमें से रूपक अलंकार होगा अर्थालंकार। राजभाषा अधिनियम कब बना? तो राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में बना। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की ये कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1913 है। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वह किरण है, नरेंद्र है, योगेश्वर है। ये इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। किन्नरी भी इस कहानी की पात्र है, जिस पर नरेंद्र मोहित हो जाता है और चोरी चुपके जो है वह जेवर देता रहता है। अगला प्रश्न है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा है। प्रश्नों का स्तर आप देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। मैला आंचल में तहसीलदार के पद पर कौन है? तो मैला आंचल में तहसीलदार के पद पर हैं विश्वनाथ। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है और फणीश्वर नाथ रेणु को प्रथम आंचलिक उपन्यासकार के रूप में माना जाता है। इस उपन्यास में जो है कुल 256 पात्र हैं। 256 पात्र हैं। अगर प्रमुख पात्रों की बात की जाए तो डॉक्टर प्रशांत बनर्जी हैं, कमली हैं, बावन दास हैं, बावन दास जिन्हें गांधी के रूप में भी जाना जाता है, बालदेव हैं, लक्ष्मी हैं। और इस उपन्यास में 3 टोली का वर्णन किया गया है, राजपूत टोली, यादव टोली और कायस्थ टोली। राजपूत टोली के मुखिया की बात की जाए तो ठाकुर रामकृपाल सिंह हैं। यादव टोली के मुखिया हैं खिलावन यादव। ये सभी कहीं ना कहीं इस उपन्यास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सभी को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सरदार पूर्ण सिंह की रचना कौन सी है? तो सरदार पूर्ण सिंह की रचना है आचरण की सभ्यता। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन किस विधा की रचना है? आषाढ़ का एक दिन यह नाटक है मोहन राकेश का और यह जो है 1958 ईस्वी में लिखा गया था। इसके प्रमुख पात्र की बात की जाए तो प्रमुख पात्र के रूप में कालिदास है, जिनका उपनाम मातृगुप्त है। मातृगुप्त इनका नाम, जब ये उज्जैनी जाते हैं तो ये उज्जैनी जो है इन्हें मातृगुप्त के नाम से जाना जाता है। अंबिका, मल्लिका, दंतुल, प्रेंगु मंजरी जो कालिदास की प्रेयसी हैं। प्रेयसी तो मल्लिका हैं, लेकिन उज्जैनी जाने के बाद जो है प्रेंगु मंजरी का विवाह कालिदास से होना प्रस्तावित होता है, लेकिन होता नहीं है। और नाटक के अंत में जो है मल्लिका का विवाह विलोम से होता है। मातुल, दंतुल ये सभी इस नाटक के पात्र हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था गुलेरी और मुनरी किस कहानी के पात्र हैं? गुलेरी और मुनरी ये पंचलाइट कहानी के पात्र हैं। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु का है और इस कहानी में पंचलाइट में जो पंचलाइट जलाता है वह गोधन है। महत्वपूर्ण है, पंचलाइट कौन जलाता है? तो गोधन जलाता है। सुमित्रा नंदन पंत को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ उनकी रचना चिदंबरा पर 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। पुरस्कार को आप अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि पुरस्कार से संबंधित 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। रेत काल को अलंकृत काल किसने कहा? तो रेत काल को अलंकृत काल कहने वाले हैं मिस्र बंधु।
प्रश्नों का स्तर बहुत कठिन नहीं है, बस रिवीजन की जरूरत है, रिवीजन कर लीजिए। आसानी से आप 80 प्लस 85 प्लस स्कोर कर जाएंगे। अगला प्रश्न, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो रसराज जो है श्रृंगार रस को कहा जाता है, और श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा, यह प्रश्न बन सकता है। तो भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा। उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाने वाली पुरस्कार कौन सी है? उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है भारत भारती पुरस्कार। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 से लेकर के 1920 ईस्वी तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला। अगला प्रश्न है, रंगों की दुनिया सुगंधों की दुनिया किसे कहा गया है? तो रंगों की दुनिया सुगंधों की दुनिया यह गुलाब को कहा गया है। गेहूं और गुलाब से यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और अयाद संधि। क क्षेत्र में कौन आता है? तो दिए गए विकल्पों में से जो है बिहार सही उत्तर होगा। क क्षेत्र में बिहार आता है। कहानी का प्लॉट हिंदी की कौन सी विधा है? तो कहानी का प्लॉट ये कहानी है शिवपूजन सहाय की। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा? तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचरण की सभ्यता के अनुसार किसकी भाषा शब्द रहित है? तो आचरण की सभ्यता के अनुसार प्रेम की भाषा शब्द रहित है। हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? तो हिंदी जो है जम्मू कश्मीर की राजभाषा नहीं है। सूरदास की भाषा क्या है? तो सूरदास की भाषा है ब्रज भाषा, इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। संधि काल और चारण काल कहने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। महाभारत पर आधारित नाटक कौन सा है? तो महाभारत पर आधारित नाटक है अंधा युग। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं गोवर्धन दास, नारायण दास, कल्लू बनिया, ये सभी इस नाटक के पात्र हैं। याद हो कि ना याद हो के रचनाकार कौन है? याद हो कि ना याद हो इसके रचनाकार हैं काशीनाथ सिंह। कार्नेलिया किसकी पुत्री है? तो कार्नेलिया सेलुकस की पुत्री है। प्रेमचंद के जीवन पर आधारित शिवरानी देवी कृत रचना कौन सी है? तो प्रेमचंद के जीवन पर आधारित शिवरानी देवी की रचना है प्रेमचंद घर में। चंद्रबरदाई के किस पुत्र ने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया? तो पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने वाले हैं उनके पुत्र जलहड़। माटी हो गई सोना के रचनाकार कौन है? तो माटी हो गई सोना यह कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। आषाढ़ का एक दिन पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन है? आषाढ़ का एक दिन पर बनी जो फिल्म उसके निर्देशक हैं मणिकौल। संदेश रासक में कितने प्रकरण है? संदेश रासक ये अब्दुल रहमान की रचना है, इसमें 3 प्रकरण है। प्रकृति का मानवीकरण किसमें हुआ? प्रकृति का मानवीकरण जो है छायावाद युग में हुआ। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ये आप कमेंट करके बताएं। पद्मावती के पिता कौन हैं? तो जायसी के ग्रंथ का नाम है पद्मावत, इसमें पूछा गया है पद्मावती के पिता कौन है? तो गंधर्व सेन जो है ये पद्मावती के पिता हैं। पंचलाइट कौन जलाता है? तो पंचलाइट कहानी में पंचलाइट गोधन जलाता है, गांव मोहल्ले से जो है निष्कासित कर दिया जाता है। यह एक गीत गाता है सिनेमा का, जिससे जो है टोले मोहल्ले के लोग नाराज होते हैं और इसे गांव से बाहर कर दिया जाता है। किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है केदारनाथ सिंह को प्राप्त हुआ। छायावाद के संबंध में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। वहीं रामविलास शर्मा ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं वरन थोथी नैतिकता का विरोध बताया। ये कथन जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1976 ईस्वी में पारित हुआ। लिव इन रिलेशनशिप किस पात्र में दिखाया गया? तो लिव इन रिलेशनशिप ये गोदान उपन्यास की बात हो रही है। मेहता और मालती में लिव इन रिलेशनशिप दिखाया गया है। मेहता जो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, मालती जो
बाहर से मधुमक्खी और अंदर से बिल्कुल नारियल की तरह कोमल है। शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण कितने पुस्तकों के आधार पर किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण 12 पुस्तकों के आधार पर किया है। मैंने उसको कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? मैंने उसको कविता केदारनाथ अग्रवाल का है, यह फूल नहीं रंग बोलते हैं पुस्तक में संग्रहित है। कब फूटा गिर के अंतर से किस अंचल में उतरा नीचे किसकी पंक्ति है? तो ये आरसी प्रसाद सिंह की पंक्ति है। महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कब फूटा गिर के अंतर से किस अंचल में उतरा नीचे। अगला प्रश्न है, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या जले नहीं तो मरा करी क्या, किसकी पंक्ति है? ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, तन चितौर मन राजा कीन्हा किस पुस्तक से लिया गया है? तन चितौर मन राजा कीन्हा पद्मावत से लिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, करूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, यह कथन किस पुस्तक में वर्णित है? तो यह जो है मैला आंचल में वर्णित है। फणीश्वरनाथ रेणु का ये कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, यह कथन किसका है? तो चंद्रगुप्त नाटक से यह कथन लिया गया है, स्वयं चंद्रगुप्त का यह कथन है। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, किसकी पंक्ति है? तो अकबर इलाहाबादी की ये पंक्ति है। प्रेम सीधी सादी गाय नहीं खूंखार शेर है, जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता, ये कथन किसका है? तो प्रोफेसर मेहता का है। गोदान उपन्यास से जो है ये कथन लिया गया है। संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए, इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति का सर्वनाश करना होगा, ये किसका कथन है? यह भी प्रोफेसर मेहता का कथन है। गोदान उपन्यास से जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं उन कथनों पर वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य और कारण में संगति न होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो असंगति अलंकार होता है, कार्य और कारण में संगति न होने पर। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे, किस निबंध से लिया गया है? आचरण की सभ्यता से यह लिया गया है। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। आलंबन की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो आलंबन की चेष्टाएं जो है उद्दीपन कहलाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।